Today we will see about mechanism of breathing. तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है ये हम सिंपली देखेंगे। तो ब्रीदिंग के दो स्टेजेस है, दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स सिंपली atmospheric air drawn in or transfer of air from environment to lungs. Expiration means transfer of air from lungs to outside or expel the air. That is only inspiration or expiration. तो ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म है ये मेनली वर्क करता है बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। Pressure gradient is a important factor in inspiration and expiration. अभी pressure gradient मतलब क्या? Transfer of air from high pressure to low pressure. अभी suppose lungs है, these are lungs. जब अभी lungs के अंदर का प्रेशर कौन सा है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी मीन्स lungs, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर। तो अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कम है तो ट्रांसफर ऑफ एयर का होगा फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर और आउटसाइड द बॉडी। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स के प्रेशर से ज्यादा है तो ट्रांसफर ऑफ एयर का होगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब एयर आउटसाइड टू इनसाइड द लंग आएगा उसे हम इंस्पायरेशन बोलेंगे, और इनसाइड टू आउट इनसाइड द लंग्स टू आउटसाइड द बॉडी, दैट इज ओनली एक्सपायरेशन। दिस इज ओनली अ सिंपल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जहां एक हाई प्रेशर पॉइंट से लो प्रेशर पॉइंट तक ट्रांसफर ऑफ एयर बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है ये कौन से ऑर्गन की वजह से क्रिएट होता है और ये मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो डायफ्राम इट इज अ डोम शेप ऑर्गन दैट इज लोकेटेड इन thoracic cavity. अभी दिस इज sternum, these are ribs, this is dome shape organ, diaphragm। पूरा डायग्राम नहीं निकाल सकता मैं। दिस इज डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करेगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इनिशिएट कैसे करेगा इंस्पायरेशन। तो डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दिस इज लैटरल व्यू। तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। कौन से एक्सिस में होगा, एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस में थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन थोरेसिक चेंबर और थोरेसिक कैविटी दैट इज इन एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस। फिर क्या होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, these are ribs which are attached to sternum। तो ये जो पार्ट में जो मसल्स अटैच है वो मसल्स आर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और ये पार्ट में जो मसल अटैच है दैट आर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो ये मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। उसकी वजह से क्या होगा, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे। ये रिब्स दिस इज स्टर्नम। तो जैसे एक्सटर्नल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। उसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम। अभी ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और ये फर्स्ट डायफ्राम की वजह से एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में हुआ,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में हुआ। ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम। अभी लंग्स का लोकेशन किधर है, तो थोरेसिक कैविटी में है, थोरेसिक चेंबर में। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो लंग्स का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरेसिक चेंबर। अभी आपको पता है लंग्स के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो लंग्स के अंदर का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। अब ये क्यों होगा, आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी एक सपोज रूम है जिसका वॉल्यूम समथिंग 5 है, जिसके अंदर प्रेशर 2 है। जब मैं रूम को बड़ा करूंगा, इसका वॉल्यूम मैं बढ़ा दूंगा। सेम रूम, मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो इसके अंदर का प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। सेम रूम जिसके अंदर प्रेशर 2 है, ये रूम का वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया तो इसका प्रेशर, अब इसको मैंने 10 कर दिया तो इसके अंदर प्रेशर समथिंग 1 हो जाएगा। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक रूम के अंदर समथिंग वॉल्यूम है, तो वो रूम को अगर मैं छोटा करूंगा तो वो रूम का प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन वो रूम को अगर मैं बड़ा करूंगा तो वो रूम का प्रेशर कम हो जाएगा। दैट इज वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सेम मैकेनिज्म लंग्स के ऊपर अप्लाई करता है। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट, ये जो लंग्स का इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया तो एयर ट्रैवल करेगा ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, एंड दैट इज ओनली इंस्पायरेशन। डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, उसने स्टर्नम और रिब्स को ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी वजह से थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। उसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, क्योंकि लंग्स थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हुआ। उसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एंड दैट इज ओनली इंस्पायरेशन। तो एक्सपायरेशन भी सेम प्रोसेस है लेकिन उसका अपोजिट है। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है, पहले मैंने बताया था कि जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है उसमें मेन फैक्टर होता है प्रेशर ग्रेडियंट। तो जब हम इंस्पायर करते हैं तो हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर अभी फुल्ली एयर है, तो हमें अभी वो एयर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड करना है, तो उसको मतलब बाहर डालना है, तो लंग्स का एयर बाहर डालना है। तो वो मैकेनिज्म कैसा होगा, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तब एक्सपायरेशन होगा। तो ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अब कैसे बढ़ेगा, तो उसका जो मैकेनिज्म है वो सेम ऑर्गन से, जैसे कि डायफ्राम, मैंने यहाँ पे निकाला था स्टर्नम, ये रिब्स, ये डायफ्राम, वहां पे क्या हुआ था, डायफ्राम इंस्पायरेशन में क्या होता, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। उसकी वजह से क्या हुआ था, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हुआ था। प्रेशर डिक्रीज हुआ मतलब एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ। उसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर फ्रॉम आउटसाइड ट्रेवल्स इनसाइड, दैट इज इंस्पायरेशन। अब क्या होगा, ये डायफ्राम नीचे की तरफ आया था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो अभी ये ऊपर जाएगा, अपने रेस्टिंग फेज में जाएगा। पहले जो पोजीशन में था, पहले ये पोजीशन में था, इंस्पायरेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अभी उसको एक्सपायर करना है तो रिलैक्स हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, अभी रिलैक्स हो गया और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो गए।
रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। उसकी वजह से क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, रिब्स और स्टर्नम अप साइड लिफ्ट हुए थे, अब वो रिब्स और स्टर्नम फिर से अपनी पोजीशन पे आएंगे, मतलब पहले रेस्टिंग पोजीशन पे थे, इंस्पायरेशन के टाइम पे लिफ्ट हुए, अभी रिलैक्सेशन फिर से अपनी पोजीशन पे आए। उसकी वजह से क्या हुआ, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। रेस्टिंग फेज में थे, इंस्पायरेशन के टाइम पहले रेस्टिंग फेज में थे, फिर डायफ्राम और मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक्सटर्नल और इंटरनल, स्टर्नम और रिब्स ऊपर लिफ्ट हो गए, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अभी वो डायफ्राम अपनी पोजीशन पे आया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हुए, तो स्टर्नम और रिब्स भी अपने पोजीशन पे आए, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। उसकी वजह से क्या हुआ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। पहले बोला था प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स मूव्स आउटसाइड ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। सिंपल, पहले क्या हुआ, सबसे पहले रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल, उसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो एयर ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड टू आउटसाइड बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। और एवरेज ब्रीथ एक ह्यूमन में कितने होते हैं, 12 to 16 ब्रीथ। और जो वॉल्यूम ऑफ एयर, जो हम ब्रीदिंग में वॉल्यूम ऑफ एयर इनवॉल्विंग ब्रीदिंग दैट इज एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, और ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो हम मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे गया, ये रिब्स और स्टर्नम है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए, इधर से भी रिलैक्सेशन हुआ और इधर से भी रिलैक्सेशन हुआ। पहले वॉल्यूम बढ़ा था तो वॉल्यूम कम हुआ तो क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर ट्रेवल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, दैट इज ओनली अ सिंपल एक्सपायरेशन।